अगर आपकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर ले तो आप क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे, वहां सुनवाई नहीं होगी तो कोर्ट में जाएंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी जमीन पर हुआ अवैध कब्जा खत्म हो जाए। और अगर यही काम सरकार के साथ हो तो वो भी केस दर्ज करेगी, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को गिरफ्तार करेगी और हर मुमकिन कानून के जरिए अपनी जमीन को खाली करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस देश में एक ऐसी भी सरकार है जिसने केस दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई, अदालतों के चक्कर काटने की जहमत नहीं उठाई, पुलिस बल का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई। बस एक कानून बना दिया कि जिसने जमीन पर अवैध कब्जा किया है वो जमीन की कीमत सरकारी खजाने में जमा करवा दे और फिर जमीन उसकी। ये राज्य है जम्मू कश्मीर और इस आदेश को देने वाले मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कानून के जरिए अवैध कब्जों को वैध में बदल दिया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। जम्मू कश्मीर में जिस रोशनी एक्ट पर फिलहाल बवाल मचा है और जिसे राज्य का सबसे बड़ा जमीन घोटाला कहा जा रहा है, उस कानून की मोटा माटी यही व्याख्या है। इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं आज के बिन मांगा ज्ञान में। साल 2001 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला ने जमीनों पर अवैध कब्जों को वैध बनाने के लिए जो कानून बनाया था उसे नाम दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। साल 2001 में जब कानून बना तो ये तय हुआ कि साल 1990 तक जिन जमीनों पर अवैध कब्जे हो रखे हैं उन्हें कब्जे से छुड़ाया नहीं जाएगा, बल्कि उसके एवज में जुर्माना लगाया जाएगा और जमीन की कीमत वसूल करके पैसे को राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाएगा। कानून में तय किया गया कि इस तरह से वसूले गए पैसे का इस्तेमाल राज्य में चल रहे पावर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में किया जाएगा। पावर प्रोजेक्ट्स में पैसे के इस्तेमाल के प्रावधान के कारण ही इस एक्ट को नाम दिया गया रोशनी एक्ट। राज्य सरकार की 21 लाख कनाल जमीन यानी कि 2,62,500 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। एक्ट का मकसद था कि इस जमीन को कब्जेदारों को कानूनी रूप से दे दिया जाए और इसके एवज में करीब 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए जाएं। ये एक्ट तो आया था राज्य में रोशनी लाने के लिए। राज्य में रोशनी तो नहीं आई, अंधेरा जरूर छा गया और इस अंधेरे के पीछे था नेताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों का लालच, जिसने कानून का खुलेआम मखौल उड़ा दिया। सरकारी खजाने की बंदरबांट की और इस पैसे से नेताओं अधिकारियों की जेबें भरी गई। ये सब कैसे हुआ, इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। साल 2001 में जब यह एक्ट आया तो कहा गया कि 1990 तक के अवैध कब्जों को कानूनी कर दिया जाए और जमीन पर कब्जा करने वालों से पैसे वसूले जाएं। एक्ट मार्च 2002 से लागू भी हो गया, लेकिन नवंबर 2002 में सत्ता बदल गई। पीडीपी कांग्रेस की सरकार बनी। तय हुआ कि 3 साल मुख्यमंत्री पीडीपी का होगा और 3 साल मुख्यमंत्री कांग्रेस का। तब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था और वहां पर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। नवंबर 2002 में पहले मुख्यमंत्री बने मुफ्ती मोहम्मद सईद। 2005 में कार्यकाल खत्म होने से पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने रोशनी एक्ट में बदलाव किया। जो कट ऑफ डेट 1990 रखी गई थी उसे बदलकर 2004 कर दिया। जब गुलाम नबी आजाद 2005 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कट ऑफ बढ़ाकर 2007 कर दिया। इस दौरान राज्य सरकार ने एक और फैसला लिया था और फैसला यह था कि जम्मू कश्मीर के किसानों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। सिर्फ कागज के लिए उनसे 100 रुपए प्रति कैनाल पैसे लिए जाने थे, यानी कि 800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जम्मू कश्मीर के किसानों को जमीन बांटी गई। ये तो रही कानून की बात। देखने सुनने में अच्छी कि चलो किसानों को जमीन भी मिल गई और जिन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं उनसे पैसे वसूल कर राज्य सरकार का खजाना भी बढ़ गया। लेकिन क्या सच में यही हुआ? जवाब है नहीं। इस कानून का फायदा चंद नेताओं, उनके रिश्तेदारों, बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े अधिकारियों को ही मिल पाया। आम आदमी को तो पता भी नहीं था कि सरकार ने उनके लिए कोई रोशनी एक्ट भी बनाया है और इसका खुलासा हुआ साल 2009 में। तब पता चला कि गुलमर्ग में जो जमीन का आवंटन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, यानी कि जिसे जमीन नहीं मिलनी चाहिए थी उसे भी जमीन दे दी गई। 2009 में राज्य के विजिलेंस ने कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ रोशनी एक्ट में भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। इस बीच साल 2014 में सीएजी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि रोशनी एक्ट का टारगेट 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था, लेकिन साल 2007 से 2013 के बीच राज्य के खजाने में सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मनमाने तरीके से तय कीमतों को कम कर दिया गया और यह सब किया गया कुछ नेताओं और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इस रिपोर्ट की एक कॉपी राज्य के विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी भेजी गई। तब अजाज अहमद खान के पास राज्य के वित्त विभाग का मंत्रालय था। उन्होंने कहा कि सीएजी की ये रिपोर्ट राजनीति से प्रभावित है
लेकिन राज्य सरकार उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी जिन्होंने रोशनी एक्ट में मानदंडों का पालन नहीं किया है और इसमें धोखाधड़ी की है। इस दौरान विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच की और मार्च 2015 तक 20 से ज़्यादा अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई। इन अधिकारियों में 3 पूर्व डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ केस चलाने की मांग की, लेकिन ये इजाज़त 5 साल बाद भी विजिलेंस को नहीं मिल पाई। इससे पहले साल 2014 में अंकुर शर्मा नाम के वकील ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि रोशनी एक्ट के तहत अवैध कब्जों को कानूनी करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें धोखाधड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नवंबर 2018 में सभी कब्जेदारों को जमीन से जुड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी। फिर 30 नवंबर 2018 को अंकुर शर्मा ने तब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मांग की कि इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से जिहादी जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थितियां बदल रहे हैं और ज़मीन को इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों बेच रहे हैं। अंकुर शर्मा ने तब सीधे तब राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती पर भी आरोप लगाए थे। इसके बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 28 नवंबर 2018 को रोशनी एक्ट को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। तब राज्यपाल के आदेश में कहा गया था कि जिसके पास ज़मीन कानूनी रूप से आ चुकी है और उसका पैसा सरकारी खजाने में जा चुका है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब 28 नवंबर 2018 से इस कानून के तहत किसी नई ज़मीन का आवंटन नहीं होगा। इस फैसले तक करीब 71,000 एकड़ ज़मीन जम्मू में और 4,174 एकड़ ज़मीन कश्मीर में आवंटित की जा चुकी थी। लेकिन फिर 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने रोशनी एक्ट के जरिए दिए गए हर जमीन के कब्जे और वसूली गई राशि को अवैध घोषित कर दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल ने रोशनी एक्ट को सिरे से खारिज करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सीबीआई ने इस मामले में कुल 5 केस दर्ज किए हैं। अब जैसे जैसे सीबीआई की जांच बढ़ती जा रही है, कई बड़े बड़े नेताओं के नाम इस घोटाले में सामने आते जा रहे हैं और ये सारे नाम जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं जैसे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला उनके रिश्तेदारों से जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो पीडीपी पर लगा है, जिसकी मुखिया है महबूबा मुफ्ती। आरोप है कि पीडीपी का जम्मू वाला दफ्तर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया है। कब्जा जम्मू के सजवान इलाके में 3 कैनाल जमीन पर किया गया है। इसके अलावा इस रोशनी एक्ट को लागू करने वाले फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने श्रीनगर में अपने पार्टी का दफ्तर को इस एक्ट की आड़ में वैध करवा लिया है। इतना ही नहीं, उनके जम्मू वाले घर पर भी आरोप है कि वो जंगल की जमीन पर बना है। सुनिए क्या कहते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। सजवान इलाके में बहुत ही सरकार की और फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच कर रखी है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी कई लैंड ओनर से, लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल। इस रोशनी एक्ट के तहत अपने परिवार की रोशनी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के खिदमत ट्रस्ट पर सीएजी का कहना है कि जिस जमीन के लिए 8.54 करोड़ रुपए दिए जाने थे, उसे सिर्फ 96 लाख रुपए में ले लिया गया। इस मामले में पीडीपी के कद्दावर नेता हसीब द्राबू का भी नाम सामने आ रहा है। उन पर और उनके रिश्तेदारों पर भी घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन हसीब द्राबू इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं हसीब द्राबू। रोशनी के तहत सेक्शन 13 ऑफ रोशनी कहता है कि सर अगर आप नहीं करेंगे इसको तो आपको एविट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने अप्लाई किया। 2007 में म्यूटेशन हुआ और तो स्कैम कहां से आया। इस केस को हाईकोर्ट तक लेकर जाने वाले अंकुर शर्मा ने इस मामले को आईएसआई से भी जोड़ दिया है। सुनिए उनका क्या कहना है। जम्मू कश्मीर में खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इन्होंने जो जमीनें स्टेट लैंड्स ग्रैब्ड एंड रेगुलराइज्ड अंडर रोशनी, जिसपे इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स कश्मीर में बनाए, श्रीनगर में बनाए, वो 85% तक की रिबेट्स लेके बनाए। अब इस केस की जांच सीबीआई के हवाले है। अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं वो सीएजी की रिपोर्ट में है। अब सीबीआई इस केस में कुछ और बड़े कारोबारियों और अधिकारियों को भी लपेटे में ले सकती है। कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अभी ये तय कर पाना या ये कह पाना कि किस आरोपी पर ठीक क्या क्या आरोप हैं थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जब भी सीबीआई चार्जशीट दाखिल करेगी और आरोपों को बताएगी तो हम विस्तार से उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।